दोस्तों, हम आप सभी लोग अकबर पदमसी के विषय में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1928 मृत्यु 2020 में हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि किताबें सबके बस की नहीं रहती पढ़नी। नोट्स तो 20 बार पढ़ लेंगे लेकिन किताब नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। वैसे आराम तो सिर्फ नाम है, हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल पर ये पहले से भी पढ़ाया गया है, इसलिए एक बार सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। अकबर पदमसी भारतीय समकालीन कला के अन्यतम और यशस्वी हस्ताक्षर थे। पद्मश्री मुख्य रूप से पेंटर थे, पर उन्होंने मूर्त शिल्प सरीखे माध्यमों में भी उल्लेखनीय काम किया है। अमूर्त चित्रकला के रूप में उनके मेटास्केप भारतीय कला के इतिहास में बेजोड़ रचना है। 12 अप्रैल 1928 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में जन्मे पदमसी के पिता हसन पदमसी के पास कांच व फर्नीचर का व्यवसाय था। उनकी माता जेनाबाई पदमसी एक कुशल गृहिणी थी। अकबर पदमसी कुल 8 भाई बहन थे। इनमें से एक एलिस पदमसी चर्चित अभिनेता हैं। एलिस पदमसी अभिनेता हैं, इनके भाई हीरो हैं भाई। पदमसी बचपन से द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में प्रकाशित छवियों की नकल किया करते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुंबई में हुई थी। यहीं से उनके पहले कला गुरु सिरसाट से भेंट हुई, जो जल रंग में प्रवीण थे। यहाँ से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। पढ़ाई के दौरान ही 1947 ईस्वी में शुजा रजा हुसैन आरा द्वारा स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े। ध्यान दीजिए, 1947 में जो हुआ था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, उससे जुड़े थे, जिससे उनकी कला पर सकारात्मक असर हुआ। उन्होंने मुंबई में कलाकारों और युवा चित्रकारों के लिए विजन एक्सचेंज वर्कशॉप की स्थापना की। पहले चित्रों में उन्होंने ज्यामितीय रेखाओं के साथ साथ नए रूपरेखा पैटर्न भी गढ़े। 1951 ईस्वी में वे विश्व के ख्यात कला केंद्र पेरिस चले गए और 1967 ईस्वी तक वहीं कई विषय पर विभिन्न माध्यमों में चित्र बनाए। ठीक है, इसी बीच में रॉकफेलर फेलोशिप पाकर वे अमेरिका में भी कलाचर्या में डूब रहे। एक प्रयोगधर्मी कलाकार होने के नाते उन्होंने रंग रेखा और देहाकृत संबंधित प्रतिमा वैज्ञानिक प्रयुक्तियां अपनाई। कपल और लवर जैसे चित्रों में भी शिव और पार्वती की पौराणिकता देखी जा सकती है। बावजूद इन सबके अकबर पदमसी ने अपनी निजता नहीं छोड़ी और वह आधुनिकता को अपनी रचना पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी कृतियों में तकनीकी खूबियों के साथ साथ बारीकियां भी मौजूद है, लेकिन अलंकारिकता नहीं है। देखिए, बारीकियां तो हैं लेकिन अलंकारिकता बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। पदमसी ने 1954 ईस्वी में पेरिस में सोलाजे गलेने से शादी कर ली। इस दंपत्ति से एक पुत्री रायसा पदमसी फिल्म जगत में सक्रिय है। अकबर पदमसी की दूसरी पत्नी भानुमति थी। पदमसी यानी कि अकबर पदमसी विशुद्ध आधुनिक कलाकार हैं। वे हर तरह से प्रयोग के समर्थ रहे हैं। उन्होंने फंटासी को भी साधा है, जो कंप्यूटर के माध्यम से भी कला में नए प्रयोग किए हैं। अकबर पदमसी ने 1954 ईस्वी में जब पहली प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगाई, उन्होंने स्त्रियों के कुछ नग्न चित्र प्रदर्शित किए, तो यह आयोजकों को रास नहीं आई। सहमति असहमति द्वंद्व एवं कलाकार की स्वतंत्रता को लेकर हुई तनातनी के बाद उन्हें अपने चित्र हटाने पड़े।
व्यक्ति और समाज के बीच इस टकराव से उस समय पद्मश्री के साथ अन्य कलाकार मित्रों में विशेषकर सूजा को भी जूझना पड़ा था। यह पद्मश्री जैसे चित्रकारों की जुझारू प्रतिबद्धता को स्वतंत्रता का ही परिणाम है कि आधुनिक भारतीय कला अनावश्यक दबाव और सामाजिक ग्रंथियों से मुक्त हुई। यही नहीं, इसी प्रगतिवादी कलाकार पीढ़ी ने आगामी वर्षों में भारतीय कला को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित भी किया। चित्र भी देखिए, पहले इसे देख लीजिए। अकबर पद्मश्री के चित्र गहरे मानवीय सरोकार से जुड़े थे। यह ईसा मसीह और महात्मा गांधी पर बनाई गई उनकी चित्र श्रृंखला में लक्षित किया जा सकता है। पद्मश्री का कहना था कि स्कूली जीवन से ही ईसा ने मानवीय पीड़ा और यंत्रणा को ईश्वर प्रेरित करुणा से सींचा और उनके लिए मृत्यु को भी गले लगा लिया। ईसा को सूली पर चढ़ाया जाना इतिहास के लिए क्रूरतम त्रासदी है। इसी तरह महात्मा गांधी ने ईसा को अपना वो माने थे। देखिए, पहले चित्र देखिए, 2 मुखाकृत है ये रचना, तैल से कैनवास पर बना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। ठीक है, जानते हो गांधी जी ईसा को क्या मानते थे? ईसा मसीह को ईश्वर। देखिए, गांधी जी सत्य को सर्वोपरि बल्कि ईश्वर मानकर मनुष्य मात्र की सेवा को ही अपने जीवन का संकल्प बताया और देश की आज़ादी के साथ राम रहीम और कृष्ण करीम की एकता के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मृत्यु मुखौटे, जो मास्क ऑफ डेथ के अंतर्गत निर्मित ऐसे कई चित्र जीवन के अनिवार्य और एकमात्र सत्य मृत्यु की रंगप्रवण व्याख्या है, जिसमें उनका दार्शनिक पक्ष उजागर हुआ। एक आत्मसजग और मानव मूल्यों को समर्पित चितेरे होने के नाते पद्मश्री ने जीवन और महात्मा गांधी की सादगी को ध्यान में रखकर ही कैनवास पर चारकोल से कई चित्र उकेरे। कला के क्षेत्र में अपने नॉनमेशी और आधुनिक पद्धतियों यथा तैल चित्रण, प्लास्टिक इमल्सन, मूर्तिशिल्प, यहाँ तक कि प्रिंट मेकिंग से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक और फोटोग्राफी में भी प्रयोग करते हुए उन्होंने माध्यम की शुचिता को बनाए रखा। साथ ही अपनी कला, प्रकृति और प्रवृत्ति को उन्होंने अनावश्यक मिश्रण के दूषण से बचाए रखे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोगशीलता और रचनात्मक कल्पनाशीलता से समृद्ध अकबर पद्मश्री की सर्वाधिक चर्चित फिल्म श्रृंखला मेटास्केप के अधीन कई कृतियों और कला प्रविधियां शामिल हैं। इसी क्रम में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के साथ पेंटिंग में व्याकरण संबंधित कुछ नए उद्यम भी किए थे। सन 1970 से 83 के दौरान मेटास्केप श्रृंखला में संस्कृत श्लोक के साथ उन्होंने सूर्य, चंद्र और नक्षत्रादि की गतिविधियों को भी समायोजित किया। सूर्य और चंद्र उनके लिए कालचक्र के 2 गतिमान पहिए रहे। पद्मश्री ने इन चित्रों में फैंटेसी का खुलकर प्रयोग किया, जिसमें व्यक्तिगत स्मृतियों को भी संयोजा है। रंगों और रचनाओं, यानी रचनाओं, यही रचना होगा, ठीक है। रचनाओं में अकबर पद्मश्री समय समय पर प्रयोग करते रहते थे, लेकिन उनके विषय पर सदैव उनकी निजता की ही छाप बनी रहती थी, क्योंकि वे आसपास के यथार्थ को अपनी संवेदना से संचालित करते थे। मेटास्केप्स में उनके पंचतत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से संबंधित रूप को, मिथकों को, प्रतिबिंबों तथा अनोखा संसार रचा। इन सभी निर्मितियों में विषय वस्तु को, अन्यता को, रंग विषयक कलाकार की सौंदर्य भावना के साथ उनकी निजता भी दबे पांव महसूस की जा सकती है। रचनात्मक विकलता के बावजूद बिना
कोई अतिरेक और अंडाम्बर रचे कैनवास पर पूरी गंभीरता के लिए विषय वस्तु को रूपाकार प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अकबर पदमसी की कृतियों की एक विरल विशेषता यह है कि चाहे तैल रंग हो या जल रंग हो या अक्रेलिक, उनका तूलिका घात न केवल विषय वस्तु बल्कि पृष्ठभूमि में भी कोई स्पष्ट जाल सा बुनता है। उनके रंग रेखाएं भी सौम्य और संतुलित बनी रहती हैं, विशेषकर मुखाकृतियाँ आंकते हुए। स्वभाव से गंभीर और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले अकबर पदमसी स्त्री और केंद्रित मुखाकृत करुणा संवेदना से निश्चय। एक मिनट, हाँ दोस्तों जाइएगा मत, लो मैं आ गया। ठीक है, देखिए, गहन संवाद करती लक्ष्य की जा सकती है। इसमें प्रयुक्त रंगों को भी विषय वस्तु के साथ आत्मीय संवाद करते हुए सुना जा सकता है। अकबर पदमसी के निश्चित पात्र हैं। उनकी चुप्पियाँ ओढ़े रहने वाले एक तरह से थक चुके और बुझे हुए लोग, वे शायद उनकी दुनिया में डूब रहे थे। इसलिए दर्शकों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे न केवल उन्हें देखें बल्कि यह सुने कि वे क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपनी निर्मितियों को केवल अपने तक ही नहीं बल्कि दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे। साथ ही सड़क पर नारे लगाती भीड़, शहरी लोगों के आक्रोश और अंधाधुंध भाग दौड़ करते लोग के साथ सर्वथा अलग है। अकबर पदमसी द्वारा कैनवास पर उकेरे गए पात्र अपनी पीड़ा और प्रसन्नता के बावजूद जीवन और मृत्यु जैसे दार्शनिक प्रश्नों से जूझते दिखाई देते हैं, जो भारतीय चित्रकला में अत्यंत विरल है। लेकिन दूसरी ओर उनके अमूर्त रूपाकार, विशेषकर नग्न नारी आकृतियों में एक खास तरह से केंद्रीयता देखी जा सकती है। उनके द्वारा चित्रित भूदृश्यों का दायरा भी विस्तृत होता है। ऐसा ही एक चित्र एक दुर्गम घाटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें गहरे लाल, सिंदूरी, नारंगी, पीले आदि रंग पूरी चमक दमक के साथ व्यवहृत है। इस तरह के प्राकृतिक दृश्यों से वे लोग जीवन में प्रचलित लोक के माध्यम से जीवन की ऊष्मा और उत्सव को व्यंजित करते रहते हैं। स्पष्ट है, एक साथ वे कई मन स्थितियों का सामना करते हैं और सबको अपना श्रेष्ठ देते हुए कायायित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी के सुपरिचित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं, विशेषकर चाँद का मुँह टेढ़ा है की कविता पर आधारित उनकी चित्र श्रृंखला को दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्य योजना के दौरान भारत भवन भोपाल में उनके प्रयास से उनके कला अनुभव को अत्यंत समृद्ध किया। इसी क्रम में भारतीय मुखौटे श्रृंखला के अंतर्गत उनके कई चित्रों में एक अलग अकबर पदमसी की नजर आते हैं। भावुकता और संवेदनशील कलाकार होने के साथ साथ एक चिंतन और दार्शनिक भी हैं। बाद के वर्षों में, विशेषकर 1992 से 94 के दौरान अकबर पदमसी ने अपनी आकार मूलक चित्र प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए रेखाओं को दानेदार व खुरदुरा बनाकर प्रस्तुत किया। रेखाओं में तीव्र, त्वरित और त्रियक प्रयोग से उन्होंने कई आत्मचित्र और व्यक्तिचित्र बनाए। अकबर की बाद की कृतियों में बेहद हल्के फीके, ये ध्यान दीजिए, हल्के फीके जलीय रंगों की रचनात्मक उपयोग किया। मुखाकृतियाँ आंकी गई नहीं बल्कि पटल पर अनायास उभरी नजर आती हैं। उन्हें दोबारा तूलिका या रंगों द्वारा स्पष्ट व चटक करने की कोशिश
भी नहीं की गई, इसलिए जस के तस एकदम सहज ढंग से सहज कर दर्शकों के लिए रखी गई। एक बात और, इस परिपक्व वय में भी अकबर ने अपने पूर्व प्रवृत्ति स्त्री पुरुष के इंद्रियता को सहज सजग और सचेत बनाए रखा। यह यौन प्रवण भी जो कलाकार को प्राणवान बनाए रखते हैं। सन 1984 में अकबर पद्मश्री के प्लास्टिक मिश्रण छोटे बड़े कोई भी दो सिर गढ़े और उसमें से कुछ कांसे ब्रांच में भी डालें। इसी के साथ चीनी पद्धति में कागज पर मोटी पतली तूलिका को सरल रंगों में डुबोकर कई चित्र उकेरे। इन चित्रों के सूख जाने पर एक अनूठा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्रयोग से स्पष्ट है कि अकबर समय समय पर अपने विषय वस्तु माध्यम और साधना में ऐच्छिक बदलाव करते रहते। वे सभी पश्चिम रूपाकारों के समांतर देखरेख गढ़ते रहते, तो कभी दृश्यांकन में डूबे रहते, कभी चटक तो कभी फीके हल्के और उदास तैल रंगों और कभी पेस्टल कभी चारकोल तो अभी ठेठ काली और रंगीन स्याहियों का इस्तेमाल करते रहें ताकि वैविध्यपूर्ण कलाकृतियों से वांछित प्रभाव पैदा कर सकें। सन 1994 में अपने दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज में के अंतर्गत उकेरी गई चित्र श्रृंखला के लिए भी वे काफ़ी चर्चित रहे। इन चित्रों के दार्शनिक तत्व विशेषकर द्वंद्वात्मक चित्रण पद्धति के प्रति उनकी अभिरुचि को अभिव्यक्ति मिलती है। इस बारे में उनका कहना है कि मैं जब दर्पण बिंब आंकता हूँ तो मैं वस्तु और बिंब के दोनों होने पर भी अपने संयोजन के कारण अक्षुष अनुभव में आरंभिक बिंदु की तरह वे एक हो जाते हैं। अकबर पद्मश्री ने पिछले 8 वर्षों में कई कला आंदोलन का उतार चढ़ाव देखा और कई कला पद्धतियों को अपनाया, लेकिन प्रयोग धार्मिकता में वे कलाकार नहीं ऊर्जा को जोड़कर देखने के आग्रही रहे, न ही सामाजिक परिवर्तन एवं प्रतिक्रियाओं से उन्होंने उनकी आंतरिक कला चेतना में एकांत प्रिय स्वभाव को सदैव कुछ नया करने को प्रेरित करती है। अकबर पद्मश्री ने कई श्रेष्ठ रचनाएं की, जैसे मेटा स्केप, कैनवास पत्थर, रंग शीर्षक हीन 1963, जुहू बीच 1960, मेटा स्केप 2005 इत्यादि है। अकबर पद्मश्री की कृतियां देश विदेश संग्रहालय में संग्रहित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कृतियों में नारंगी नग्नाकृत, शीर्ष, दो मुखाकृति, मेटा स्केप 3 इत्यादि प्रमुख हैं। अकबर पद्मश्री के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1952 ईस्वी में गैलरी सेंट प्लेसाइड पेरिस में हुई थी। वहीं उनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1954 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगी। इसके पश्चात 1963 में गैलरी 33 न्यूयॉर्क में लगी। 1967 में म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट मल्टियन 2010 में पुंडोले आर्ट गैलरी मुंबई में लगी, ठीक है, आयोजित हुई। उन्होंने अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले, जिनमें 1962 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार एवं भारत सम्मान मिला 1997 में। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान 1969 में, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 2010 में, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ। अकबर पद्मश्री की कई पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में काफ़ी ऊंचे दामों पर बिक चुकी है। उनकी एक पेंटिंग रिक्लाइनिंग न्यूड 25 मार्च 2011 को न्यूयॉर्क की सोथबी नीलामी में 9.3 करोड़ रुपए में बिकी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उनके सैरे ग्रीनलैंड स्केप को 8 सितंबर 2016 को सैफरन आर्ट की नीलामी में 19.19 करोड़ रुपए में मिली। अकबर पद्मश्री चित्रकार के साथ साथ फिल्मकार भी थे। उन्होंने कई छोटी छोटी फिल्में बनाई, जिनमें से एक को मुंबई में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया। उनकी पहली फिल्म है सी.जी.गी। यह 1000 चित्रों के साथ 16 मिनट की एक कथा फिल्म ध्वनि और रंग रहित है।
इसमें सिर्फ कलाकृतियों को उकेरती लाइनें हैं। इस फिल्म को उन्होंने एनिमेशन राम मोहन की मदद से बनाया था। अकबर पद्मश्री की मृत्यु 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हो गया। थैंक यू सो मच।